तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमिनी विद स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस सुधा जी पढ़ रहे हैं और जीएस सुधा में आज हम लोग का स्टैटिक जीके का लास्ट पार्ट होने वाला है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि बस एक चैप्टर बच चुका है, वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई नई बुक। तो बस आज के बाद मतलब आपका कल सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। कंप्यूटर का 3 क्लास होगा जो आपको कल अपलोड हो जाएगा। और आज पूरी रात मतलब कि कितना बज रहा है, अभी 11 बज रहे हैं, सुबह के 4 बजे तक हम लोग ख़त्म कर देंगे कंप्यूटर की सारी क्लास। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद। और बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि बुक ख़त्म होने वाली है और आज लास्ट लास्ट क्लास कंप्यूटर के बाद से बुक ख़त्म हो जाएगी। और ये जो क्लास होगी ये स्टैटिक जीके का लास्ट क्लास होगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा शब्द है जिसमें राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ द्वारा आपसी अस्तित्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों को संदर्भित करता है। और उन उपायों को सैन्य कार्रवाई, संधियों और सम्मेलन, शांति स्थापना, क्षमता निर्माण जैसे कूटनीतिक समझौते में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होती है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वैश्विक क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्र सुरक्षा है। सुरक्षा के प्रकार। वर्तमान में सुरक्षा राज्य व्यवस्था के 4 श्रेणियों में विभाजित है, जैसे SPG Z+, उच्चतम स्तर जेड, वाई, जेड और एक्स। भारत की सबसे बड़ी बड़ी दूसरी सुरक्षा कंपनी है, सिस जिसे बोलते हैं, या SIS भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी सर्विस कंपनी है। प्यास लग गई थी यार। इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। आज SIS कंपनी 4 देशों में 2.85 लाख गार्ड और कर्मचारी हैं। 2.85 लाख गार्ड और कर्मचारी हैं। सबसे कम सुरक्षा वाले देश सीरिया और अफगानिस्तान है। वर्ष में शांति सूचकांक स्कोर के अनुसार दो सबसे कम शांतिपूर्ण राष्ट्र थे, क्योंकि प्रत्येक देश के अंदर संघर्ष हो रहे थे। हालांकि यह क्षेत्र अभी छोटे छोटे आंतरिक संघर्षों का ग्रस्त है। सुरक्षा के जनक विलियम हर्बर्ट या हेनरिक ने औद्योगिक सुरक्षा के रूप में अस्थायी योगदान दिया। सुरक्षा के 5 तत्व हैं। लोगों की सुरक्षा उसमें है, राजनीतिक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है, सांस्कृतिक और सार्वजनिक सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत सरकार की है, NIA है। कौन सी है? NIA है। अगर बात करें औरतें और लड़कियों की सुरक्षा के लिए, तो सबसे अच्छा देश कौन सा माना जाता है? विभिन्न अध्ययनों की रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड को दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश का दर्जा दिया गया और वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भी यह दूसरे स्थान पर है। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से कौन से हैं? सुरक्षित देश कौन कौन से हैं? GPI के अनुसार दुनिया में सबसे सुरक्षित देशों इस प्रकार है: आइसलैंड है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, पुर्तगाल है, स्लोवेनिया है, जापान है और स्विट्जरलैंड है। सुरक्षा कहाँ से आया? सुरक्षा शब्द जो है वो कहाँ से है? या लैटिन शब्द के सेक्युरस से लिया गया, जिसका अर्थ है चिंता से मुक्ति। भारत में सिक्योरिटी जो प्रथम स्थान पे है। जेड श्रेणी की सुरक्षा। जेड श्रेणी की सुरक्षा में 4 से 5 एजेंसी NSG कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, ITBP, CRPF के कमांडो तथा स्थानीय पुलिस भी शामिल होते हैं। Z+ सुरक्षा की श्रेणी की सुरक्षा। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की सुरक्षा के बाद Z+ भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्लास की, तो नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। आंतरिक सुरक्षा और आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। NIA पूर्ण रूप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड। NIA की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका स्थापना भारत सरकार द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए की जाती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के द्वारा NIA की स्थापना हुई थी। वर्ष में मुंबई में 26/11 हमलों के बाद एजेंसी की जरूरत पड़ गई थी। NIA की शाखा जहां आपका जम्मू, लखनऊ, रायपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद और कोच्चि में है। राधा विनोद राज्जू NIA के संस्थापक महानिदेशक थे। राधा विनोद राज्जू जी थे। राधा विनोद राज्जू जी थे।
नेक्स्ट है पृष्ठभूमि। एनएसजी आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए संघीय आकस्मिक विश्व स्तरीय शून्य त्रुटिपूर्ण होता है। ये आतंकवाद से निपटने के लिए बिहार कैडर 1992 बैच में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बी श्रीनिवास ने राष्ट्रीय सुरक्षा के महानिदेशक का कार्यभार संभाला था। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू। यात्रा सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए यात्रा करने से पहले अपने गंतव्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और वहां के कानून, मौसम और सुरक्षा स्थिति का भी पता लगाकर सुरक्षा करें, यात्रा करें। साइबर सुरक्षा। साइबर खतरों से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखें। फिशिंग और अन्य फाइबर हमलों के सावधान रहे। फिशिंग या अन्य फाइबर हमलों से सावधान रहे भैया। नेक्स्ट है आपका आतंकवाद, टेररिज्म। आतंकवाद हिंसा और धमकियों का इस्तेमाल करके लोगों को डराने, नुकसान पहुंचाने की रणनीति है। आतंकवाद का मकसद सरकार या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावित करना होता है। आतंकवाद का मकसद जनता का समर्थन हासिल करना होता है। आतंकवाद में हिंसा, अपहरण और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट भी शामिल है। आतंकवाद के रोकने में शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा उन संसाधनों में से एक है जो हिंसा और उग्रवाद को जन्म देने वाली अज्ञानता को खत्म करने की मदद कर सकती है। हालांकि उग्रवाद और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए शिक्षा के अलावा अन्य बुनियादी कारकों भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है? एक ऐसे व्यक्तियों को या समूहों द्वारा किए गए हिंसक आपराधिक कृत्य जो नामित विदेशी आतंकवाद संगठनों या राष्ट्रों, जो राज्य प्रायोजित जो होती हैं, से प्रेरित हों, उनसे जुड़े हों, उनको आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद के महत्वपूर्ण घटक। हिंसा के घटना में शामिल होना, आपराधिक कृत्यों में अंजाम देना, आपराधिक कृत्यों को अंजाम देना। नेक्स्ट बात करें तो जनता के बीच भय फैलाना, राजनीतिक लक्ष्य या उद्देश्य इनका होता है। आतंकवाद। भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए कानूनी प्रावधान। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002। कोटा वर्ष 2004 में से निरस्त कर दिया गया। वर्ष 2004 में से निरस्त कर दिया गया कि तुम आराम करो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। ठीक है। आतंकवाद एक ऐसा उद्देश्य अधिकारियों का अवैध, असंवैधानिक और दमनकारी उपायों का उपयोग करने के लिए उकसाना होता है और इस तरह जनता का समर्थन खोना होता है। आतंकवाद का उद्देश्य। प्रकार और विवरण। राजनीतिक आतंकवाद हिंसक अपराधों का इस्तेमाल करके समुदायों में भय पैदा करना राजनीतिक आतंकवाद है। अगर बात करें धार्मिक आतंकवाद, धार्मिक आदेशों आदेशों को प्रेरित हो हिंसा होता है आपका धार्मिक आतंकवाद। निर्जातीय राष्ट्रीयवादी आतंकवाद किसी उपराष्ट्रीय या निर्जातीय समूह द्वारा की गई हिंसा। जैसे कोई ट्रिबल कास्ट है, उसने हिंसा कर दिया कि भैया हम लोग इस जाति के हैं, ये हमारा नहीं होना चाहिए और हमारा ये हिंसा है। जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण जाति में ऐसा नहीं होना चाहिए और ये हिंसा है, पूरा देश में फैल गया। गैर राजनीतिक आतंकवाद किसी राजनीतिक उद्देश्य के बिना डर पैदा करना। और जैविक आतंकवाद जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करके लोगों की भयभीत करना, उनको नुकसान पहुंचाना, जैव आतंकवाद। राज्य प्रायोजित आतंकवाद किसी देश की सरकार द्वारा दूसरे देश में हिंसा गतिविधियों कराना, यह होता है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। अगर बात करें महत्वपूर्ण बिंदु आतंकवाद से लड़ने की सूचना साझा करना किन किन तरीकों से महत्वपूर्ण गया था। इसे अधिकारियों को संभावित खतरों को शीघ्रता से पहचान आसान हो जाता है। आतंकवाद रोधी प्रयासों के लिए सूचना का आदान प्रदान महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे खतरों को भी शीघ्र पहचान और उसका निष्क्रिय करने में मदद मिलती है। वर्ष 2008 में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान किसी स्थान का निशाना बनाया गया था। ओबराय ट्राइडेंट, छत्रपति महाशिवाजी टर्मिनल और नरीमन हाउस को निशाना बनाया गया था। इस हमले में लश्कर तैयब का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद जिम्मेदार था। गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? ये 24 दिसंबर 2002 को पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने भारत के कुछ नागरिकों की हत्या कर दी थी और 80 से अधिक लोग घायल कर दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा खान था। संसद हमले के लिए कौन आतंकवाद जिम्मेदार था? वर्ष 2001 में संसद हमले के लिए लश्कर तैयब जिम्मेदार था। भारतीय आतंक अधिकारियों ने हमले के लिए लश्कर तैयब और जैश ए मोहम्मद पर आरोप लगाया था। सीमा सुरक्षा बल ने 2003 में जोश ए मोहम्मद के कमांडर इन चीफ के हमले के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को मार दिया कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा गाजी गाजी, अब तुम्हारा हो गया बस एंड पॉइंट। तो गाजी बाबा को हो गया खाजी बाबा। आतंकवाद, पहलगाम आतंकवादी हमला।
22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी। पहलगाम हमले की जिम्मेदार आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ऑपरेशन पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को नष्ट किया। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 स्थापना लागू वर्ष हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में संयुक्त राष्ट्र सभा के ने मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक तीसरा सत्र पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। चेयरमैन एलेनोर रूजवेल्ट थे। भारत की तरफ से हंसा मेहता ने बैठक में भाग लिया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पूर्वव्यापी प्रभाव से 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 8 जनवरी 1994 को पारित हुआ था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल 8 अध्याय और धाराएं 43 हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर जो हुए थे 555 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। 555 भाषाओं में 13 मई 1968 को तेहरान में मानव अधिकारों पर प्रायोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को गठित हुआ था, जो संवैधानिक सार्वजनिक निकाय या सलाहकारी निकाय है, इसलिए इसकी सिफारिशें सरकारी अधिकारियों के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्वायत्त संस्था है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा थे। रंगनाथ मिश्रा जी थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान 2025 अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी रम्मा सुब्रमण्यम जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, या जब तक वो 70 वर्ष के नहीं हो जाते तो जो भी पहले हो, या तो 3 वर्ष जो या 70 वर्ष जो भी पहले हो। आयोग ने एक अध्यक्ष, 5 पूर्वकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य, कुल 13 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 संसदीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री भी होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी होते हैं। इनका अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी आयोग के महासचिव होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान महासचिव श्री भरत लाल हैं। कौन है? श्री भरत लाल जी हैं। राष्ट्रपति किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता और अध्यक्ष तथा सदस्यों की पुनर्नियुक्ति संभव होती है। राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर अब तक किसी महिला को नियुक्त नहीं किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग ने सलाह देने की अधिकार नहीं है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को 2 बार संशोधित किया गया। 2006 में हुए संशोधन में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 और 2019 में हुए संशोधन के मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 कहा जाता है। 2019 कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 में पेश किया। कब? 8 जुलाई 2019 को पेश किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2019 में संशोधन के पश्चात 3 सदस्यों ने जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। साइरस सिलेंडर के नाम से हुए मशहूर प्राचीन अभिलेख को अब दुनिया के पहले मानव अधिकार चार्टर के रूप में मान्यता मिल गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं का अनुवाद किया गया है। मानव अधिकार आयोग के पहले सत्र में रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष और पीसी चांग चीन के उपाध्यक्ष चुना गया। यह 1948 में मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र के बाद हुआ था। मानव अधिकार कानून के जनक के रूप में प्रोफेसर लुइस हैनकिन को जाना जाता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का उच्चायुक्त कार्यकाल की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यूएन मानव अधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के द्वारा की गई थी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 निम्नलिखित
के गठन हेतु अधिनियमित किया गया था? निम्नलिखित के गठन हेतु अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लोक प्रक्रिया सहित संहिता 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसीडिंग 1908 के तहत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं जब यह मानव अधिकारों के उल्लंघन की शक्तियों की जांच करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 1994 1 मार्च 1994 को लागू किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। भारत में 29 राज्यों में, अभी तो 28 है, 29 राज्यों में से 26 राज्यों में यह राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित है। इन राज्यों में केवल राज्य के संविधान की 7वीं सूची में राज्य सूची 2 और समवर्ती सूची में सूची 3 में शामिल विषयों से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने का अधिकार है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के न्यायाधीश होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना औपचारिक रूप से 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय लखनऊ में। मानवाधिकार न्यायालय, मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स या ह्यूमन राइट्स वॉच। अध्याय और धारा। धारा 1 कहता है प्रारंभिक, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 कहता है परिभाषा। धारा 2 कहता है मानवाधिकार क्या कहता है, परिभाषा की बात करता है। धारा 2 की बात करें, अध्याय 2 की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग, और इसमें पॉइंट 3 की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन है, और 4 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। 5 में है, धारा 5 में है धारा अध्यक्ष और सदस्यों के त्यागपत्र को हटाया जाना। 6 में है अध्यक्ष और सदस्यों के पदावधि है। 7 में कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, उसकी कृत्यों का निर्वहन करना। 8 में अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा से निबंधन और शर्तों। अध्यक्ष 9 में है रिक्तियों के आदि से आयोग की कार्यवाही का अवधि मान्य होना। अध्यक्ष 10 में प्रक्रियाओं का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। अध्यक्ष 11 में आयोग के अधिकारियों के अन्य कर्मचारी वृंद होना। अध्यक्ष 3 में है, अध्याय 3 में है आयोग की कृत्य और शक्तियां। 12 के तहत आता है आयोग की कृत्य। 13 में जांच से संबंधित शक्तियां हैं। 14 में अन्वेषण है। 15 में आयोग के साथ या आयोग के समक्ष व्यक्तियों को किए गए कथन है। 16 में उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है। अध्याय 4 में प्रक्रिया है। 17 के तहत आता है शिकायतों की जांच। 18 के तहत है जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई। 19 में आता है सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया। 20 में आता है आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। अध्याय 5 के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन आता है। 22 में आता है राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। 23 में आता है राज्य आयोग के अध्यक्ष और किसी राज्य के त्यागपत्र को हटाया जाना। 24 के तहत आता है राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का पदावधि आता है। 25 के अंतर्गत आता है कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने और उनके कृत्यों का निर्वहन करना। 26 में आता है राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा और निर्बंध की शर्तें हैं। 27 के तहत आता है राज्य आयोग के अधिकारियों अन्य कर्मचारी वृंद आते हैं। 28 के तहत राज्यों की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। 29 में आता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंधित कतिपय उपबंधों राज्य आयोग को लागू करना। अध्याय 6 मानव अधिकार न्यायालय। 30 मानव अधिकार न्यायालय। 31 में आता है विशेष लोक अभियोजक आता है। अध्याय 7 में आता है वित्त लेखा और संपरीक्षा आता है जिसमें विशेष लोक अभियोजन आता है, और 32 में केंद्रीय सरकार का अनुदान आता है, और 33 के अंतर्गत आता है राज्य सरकार द्वारा अनुदान आता है। 34 में लेखा और संपरीक्षा आता है। 35 में राज्य आयोग की लेखा और संपरीक्षा आता है। 36 में अध्याय 5 में प्रकरण 36 के अंतर्गत आता है आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय आता है। देखिए अभी और भी है। ठीक है। 37 में आता है विशेष अन्वेषण दलों का गठन। 38 में आता है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 39 में आता है सदस्यों के अधिकारियों की लोक सेवा होना। 40 में आता है नियम बनाने के दौरान केंद्रीय सरकार की शक्तियां। और 40 के क में आता है भूत लक्ष्मी या लक्ष्मी रूप में नियमित बनाने की शक्तियां। ये क्या है भाई, शक्तियां। 40 के ख में आता है आयोग की विनियम बनाने की शक्ति।
40 41 में आता है नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्तियाँ, 42 में आता है कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियाँ, और 43 में आता है निरसन की व्यावृत्ति। निरसन की व्यावृत्ति। निरसन की व्यावृत्ति। नेक्स्ट है मानव अधिकारों के सार्वभौमिक उद्घोषणा। इस उद्घोषणा में 30 अनुच्छेद शामिल हैं और कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 1 में आता है सभी मानव स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र होते हैं और वे गरिमा और अधिकारों के मामले में समान होते हैं। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है लिंग, भाषा, वर्ण, जाति या धर्म के आधार पर किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आता है दास्ता या अधिसेवित सेविता से मुक्ति, गुलामी का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत आता है 4 था ये। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत आता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत है स्वेच्छाचारी, बंदीकरण और निर्वासन से मुक्ति। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है शरण लेने का अधिकार। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है विवाह और पारिवारिक सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है मत, अभिव्यक्ति और सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार आता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आता है। नेक्स्ट है वाणिज्य और व्यापार। वाणिज्य और व्यापार। व्यापार व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। व्यापार दो या दो से अधिक पक्षों के बीच वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। व्यापार घरेलू व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। घरेलू व्यापार में थोक व्यापार और खुदरा व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय में होता है आयात और निर्यात और पुनर्निर्यात। वाणिज्यिक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की उनके उत्पादकों उपभोक्ताओं के बीच विनिमय को संबंध रखता है। ये बड़े स्तर पर होता है। व्यापक व्यापार की सहायता क्रियाओं का अध्ययन वाणिज्य कहलाता है। व्यापार की सबसे बड़ी व्यापारी साझेदार यूएस और चीन है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार यूएस और चीन है। सर्वाधिक निर्यात यूएस से होता है और सर्वाधिक आयात चीन से होता है। महत्वपूर्ण संस्थाएं एपडा में होता है आपका कृषि व सांस्कृतिक खाद्य उत्पादक निर्यात और विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। एमपेडा में होता है भारतीय उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कोच्चि केरल में। फेरा के अंतर्गत होता है भारतीय मुद्रा विनिमय अधिनियम। संसद द्वारा पारित हुआ था 1973 में और लागू हुआ था 1974 में। फेरा ठीक है। अगर फेमा की बात करें तो ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में संसद द्वारा पारित किया था 1999 में। फेरा और फेमा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विदेशी मुद्रा का नियमन और संरक्षण के लिए वर्ष 1947 में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1947 बनाया गया। इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण नियुक्त किया गया था। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण नियुक्त किया गया था। रात के 1 बज गए हैं। अभी हम इसके बाद से कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। आज मैंने क्या दिया है, खत्म होगा तो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 जून 2002 से फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 में लागू किया गया। फेरा के स्थान पर फेरा के तहत विदेशी मुद्रा नियमों को उल्लंघन और दंडनीय अपराध माना गया। फेरा के तहत जुर्माने और जेल की सजा दोनों का प्रावधान है। फेरा के तहत अभियुक्त पर आपराधिक राशि व 5 गुना, फेमा के तहत अधिकतम 7 गुना जुर्माना लगा सकता है। महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतियां। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई थी और तीसरी औद्योगिक नीति 1991 में। 48, 56 और 91 में 3 औद्योगिक नीतियां आई। नई औद्योगिक नीति की मुख्य लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। प्रमुख विकास और वित्तीय। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुख्यालय लखनऊ में। स्थापना 1990 में हुई थी और सिडबी एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। सिडबी का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यम और मध्यम उद्यमों की वृद्धि और विकास में सहायता करना। नाबार्ड भारतीय कृषि और ग्रामीण बैंक, मुख्यालय मुंबई। स्थापना 12 जुलाई 1982, अधिनियम 1981। बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1989 में गठन हुआ था। बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1989 में इसका गठन हुआ था। 1989 में। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, यह कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए विशेष बैंकिंग संस्थान है। यह छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक, मुख्यालय मुंबई।
और स्थापना 1955। महत्वपूर्ण था, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। एसबीआई की शुरुआत 2 जून 800 सॉरी 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में की गई थी, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल बन गए। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो कभी कभी कोई चीज़ होती है जब मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, मेरे मुंह से निकलता कुछ और है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कुछ बोलना तो सामने लिखा है नॉर्मल सा वर्ड, लेकिन मेरे मुंह से निकलता ही नहीं वो। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, और आपने भी देखा होगा शायद ऐसा होता है। वर्ष 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक 50, 15 और 35 का अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, 1 अप्रैल 1953। राष्ट्रीय कर 1 जनवरी 1949। मुख्यालय मुंबई और अधिनियम 1984। महत्वपूर्ण तथ्य, 1937 में पूर्व रिजर्व बैंक केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत में नोट निर्गमन का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को ही प्राप्त है। नोट निर्गमन करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को ही प्राप्त है। भारत में 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट में वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए से ऊपर के नोट सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना सिफारिश और सर्वप्रथम हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। किसने? हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। आरबीआई के लोगों में एक बाघ और ताड़ का पेड़ है। आरबीआई के लोगों में एक बाघ और ताड़ का पेड़ है। सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। सर ऑसबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक पहले गवर्नर थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। 11 दिसंबर 2024 से। नेक्स्ट है साइबर अपराध। साइबर अपराध कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क डिवाइस का उपयोग करके किए जाने वाला किसी भी गैर कानूनी कार्य को कहते हैं। इसमें हैकिंग, डेटा चोरी, वायरस फैलाना और ऑनलाइन ठगी जैसे अपराध शामिल हैं। साइबर अपराध के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आर्थिक अपराध, अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त, जुआ खेलना, जलसाजी, दुरुपचार, पासवर्ड की चोरी, सूचनाओं की चोरी आदि बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के प्रकार: साइबर जासूसी, पहला है साइबर हमला, साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी, पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप वायरस पर हमला। साइबर स्पेस, राष्ट्रीय साइबर अपराध नीति 2013 के अनुसार साइबर स्पेस लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंतःक्रियाओं का एक जटिल परिवेश है, जिसकी सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी, नियुक्ति और नेटवर्क के विश्वव्यापी विवरण पर समर्थन मिलता है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के या पूर्ण डाटा स्पेस कहलाता है। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार विलियम गिब्सन ने वर्ष 1984 में पुस्तक न्यूरोमैंसर ने किया था। साइबर क्राइम के लिए कानून: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002, आईटी एक्ट 2000। नेक्स्ट है, यह कानून को राष्ट्रपति द्वारा 9 जून 2020 को मंजूरी मिली थी। यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। 2020 नहीं, 2000 को मंजूरी मिली थी। यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था, माफ कीजिएगा, 2020 नहीं। इस कानून को राष्ट्रपति द्वारा 9 जून 2000 को मंजूरी मिली थी। यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संशोधित 2003 के महत्वपूर्ण प्रावधान है। अपराधीकृत धाराएं: कंप्यूटर साधन छेड़छाड़ करने की कोशिश धारा लगता है, उपधाराएं लगती हैं 65। कंप्यूटर हैकिंग के तहत 66 से लगती हैं धारा। सूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने हेतु दंड का प्रावधान 66 के तहत। कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में चोरी की गई सूचनाओं और बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड का प्रावधान 66 के बी के तहत। पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान 66 सी के तहत। पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान 66 सी के तहत। और अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर संसाधन या किसी संचार युक्ति की मदद से छल करने के लिए दंड का प्रावधान 66 डी के तहत है। एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड का प्रावधान 66 ई के तहत है। साइबर आतंकवाद के लिए दंड 66 एफ के तहत है।
कामुकता व्यक्त करने के लिए कार्य सामग्री से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान 66 ए के तहत है। कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाले सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित या प्रसारित करने के लिए 66 बी के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं। मध्यवर्ती द्वारा सूचना में संबंधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान 66 सी के तहत। सुरक्षित कंप्यूटर या अधिकृत पहुंचाने से संबंधित प्रावधान 70 के तहत। सुरक्षित कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान 70 के तहत। नेक्स्ट है डाटा या आंकड़ों के गलत तरीके से पेश करने के लिए दंड का प्रावधान 71 के तहत है। गोपनीयता या एकांकता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान 72 के तहत है। फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर प्रकाशन 73 के तहत है। अगर बात करें कपटपूर्ण प्रयोजक के प्रबंधन के लिए दंड का प्रावधान 74 के तहत है। और इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों के अनुसंधान करने की अधिकारिता 78 के तहत है। नोट आईटी एक्ट धारा 66 ए के तहत वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल मामले में इस प्रावधान में असंवैधानिक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख करार देते हुए रद्द कर दिया गया। यह अनुच्छेद 19 भाषा की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार दोनों विपरीत थे। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर अपराध नीति का निर्माण किया गया। बीएन श्री कृष्ण समिति ने पर्सनल डाटा संरक्षण पर आधारित है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में खोला गया था। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में खोला गया था। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना जिसने एक साथ प्रत्येक जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया। महाराष्ट्र, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नोएडा व लखनऊ में साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए थे। साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक पहल बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 साइबर अपराध रोकने के लिए एकमात्र बहुपक्षीय संधि है। साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक केंद्र की शुरुआत, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, क्या पता आपको दिख रहा है कि नहीं फोन में। इसकी शुरुआत विश्व आर्थिक मंच द्वारा किए थे, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक केंद्र की शुरुआत। इस कन्वेंशन के अनुसार 32 बी द्वारा डाटा तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करता है और इसके तहत यह राष्ट्रीय संप्रभुता उल्लंघन करता है। इसी कारण भारत में इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया गया। साइबर स्पेस का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सम्मेलन 2011 में लंदन में आयोजित किया गया था। भारत ने वर्ष 2017 में इसे 5वें संस्करण की मेजबानी की थी। ग्राउंड जीरो शिखर सम्मेलन यह साइबर सुरक्षा पर एशिया के लिए सबसे बड़ा सहयोगी मंच है। साइबर सुरक्षा पर एशिया का सबसे बड़ा सहयोगी मंच है। कंप्यूटर वायरस या एक प्रोग्राम कंप्यूटर वायरस, ठीक है, यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर रखी गई फाइलों को क्षति पहुंचाता है। यह वायरस मेलवेयर की एक पार्ट है। मेलवेयर ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है और वायरस से भरा हुआ प्रोग्राम होता है। मेलवेयर का प्रकाश वायरस, वार्म और ट्रोजन हॉर्स है और स्पाईवेयर है। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, इसका अधिकार बॉम थॉमस ने किया था, मतलब आविष्कार किया था, अधिकार नहीं, आविष्कार किया था बॉम थॉमस ने किया था। बॉब थॉमस ने विश्व का पहला वायरस जो कंप्यूटर में फैला था उसका नाम था अल्क क्लोनर था। क्या नाम था? अल्क क्लोनर था। क्रीपर विश्व का सबसे पहला वायरस जो नेटवर्क द्वारा फैला था। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस ब्रेन था। नोट वर्ष 2000 में अब तक सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस आई लव यू था। क्या था? आई लव यू था। यह सबसे ज्यादा वायरस स्पैम मेल से आता था। वार्म या अकेले आता किंतु अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बनाता जाता है। स्रोत किसी अपरिचित वेबसाइट के साथ लिंक करने पर इस फोन या लैपटॉप गर्म होने लगता है और हैंग होने लगता है। यह सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क को प्रभावित करता है। बम, मेरे यहाँ एक भैया थे, उनका नाम था मोनू भैया। तो उन्होंने क्या किया था, पहले क्या था, लोग फोन से बोल देते काफी ज्यादा, मूविया हुआ आदान प्रदान। एक लड़का था, वो आया क्या कि मेरे पास ये मूवी है और उन्होंने उसको प्रोवाइड किया। अचानक से उनका फ़ोन ही बंद हो गया, मतलब कि 2 मिनट के अंदर फ़ोन बंद हो गया और वो खुले ही ना। फ़ोन ऑफ भी हो गया लेकिन फिर भी गर्म हुए जा रहा है। फिर वो उसको पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर जब बैटरी वैटरी निकाल दिया गया तो फिर वो नॉर्मल हुआ और उसके बाद से उसको ले दिखाया गया तो उसमें यही था जो अपने आप को डबल कर लिया था बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा था कि उसको डिलीट करना मुश्किल था, फॉर्मेट करना पड़ा पूरा फ़ोन को। ट्रोजन, इसमें फैक्ट सॉफ्टवेयर नकली प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट खुला होने पर कभी कभी अलर्ट आते रहते हैं और इसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड
करने की सलाह या नोटिफिकेशन आता है, जिसे डाउनलोड करने के बाद भी कहीं ना मिल पाने वाले सॉफ्टवेयर ट्रोजन कहते हैं। मतलब कि अगर डाउनलोड किया उसके बाद आपको कहीं मिलना ही नहीं, वो कहीं छुप गया, तो उसे कहते हैं ट्रोजन कहते हैं। यह डिवाइस यूजर की निजता गोपनीयता को अटैक करता है। स्पाईवेयर ये जासूसी करने वाला मॉलवेयर है। ये दो प्रकार के होते हैं। की लॉगर यह यूजर द्वारा बनाई गई एक सारी की को स्कैन करता है। कुकीज यह वेब ब्राउजर सर्च हिस्ट्री को यूजर की सर्च से रिलेटेड जानकारी का पता लगा लेता है। कुकीज एंटीवायरस जब सिस्टम या डिवाइस में कोई वायरस आता है तो उसे रोकने के लिए एक एंटीवायरस डाउनलोड किया जाता है ताकि कोई वायरस डिवाइस को प्रभावित ना कर सके। एंटीवायरस है जैसे क्विक हिल है और ट्रेंड मैक्रो है, एवीजी है, एवेस्ट है और पांडा है। कंप्यूटर में पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम जो एंटीवायरस की तरह काम करता है वो है फायरवॉल है। कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने को बचाने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। साइबर अपराध के प्रकार है। ईमेल बॉम्बिंग जो मैं काफ़ी करता रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ। ईमेल बॉम्बिंग किसी व्यक्ति के ईमेल पर बड़ी संख्या में ईमेल भेजना ताकि उसका अकाउंट ठप हो जाए। हालांकि मैं इसके लिए नहीं भेजता, मैं मस्ती मजाक के लिए भेजता हूँ ईमेल बॉम्बिंग। पहले जब मैं किसी से बात भी करता था ना और मुझे वो परेशान करते थे तो मैं क्या करता था, ईमेल बॉम्बिंग करता था। तो वो फ़ोन करते थे कि अरे यार देखो ना मेरे फ़ोन पे क्या हो गया। तो मैं क्या करता था, उनसे कहता था कि अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, और इसके बाद से मैंने उसको रोक देता हूँ। और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि अरे यार देखो इसको करने में ना मुझे 50 रुपये लगे, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन पे ऐसा हो गया था और वो लगातार आते जाते हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग मुझे 50 रुपये देते भी थे, तो मैं ऐसा ठग लेता था। तो ये था ईमेल बॉम्बिंग। साइबर कूट संरचना, इसमें कूट संरचना का अपराध कंप्यूटर, प्रिंटर या स्कैनर के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय अपराध जब मानहानि का अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो ये होता है वित्तीय अपराध। बौद्धिक संपदा अपराध ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन आदि संबंधित होता है, तो वो बौद्धिक संपदा अपराध होता है। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ RWA का बौद्धिक संपदा यूज कर रहा हूँ भाई। स्पैम ईमेल, इसमें अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जैसे कि ऐसे ईमेल भी होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें वायरस कंप्यूटर रहते हैं। हैकिंग किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर लक्षित कर उसे क्षति पहुंचाना हैकिंग कहलाता है। किसी भी निजी सरकारी को हैक करना, जैसे कि उपयोगकर्ता पासवर्ड या नाम और फिर उसे फेरबदल करना, क्या कहता है, हैकिंग कहलाता है। हैकर एक ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान का प्रयोग, अपने ज्ञान के प्रयोग दूसरे के व्यक्तियों के कंप्यूटर को अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने और उसे नष्ट करने के लिए करता है। उसे दो प्रकार से होता है। एक होता है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट के अंतर्गत जो आते हैं वो ब्लैक हैकर होते हैं ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर सुरक्षा एजेंसियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं और व्यक्तिगत वित्तीय लाभ या अन्य दुर्भावनापूर्ण कारकों के लिए फायदा उठाते हैं। व्हाइट हैकर ये हैकर जिसके इरादे अपराधी का दुर्भावनापूर्ण नहीं होते, इसे व्हाइट हैकर ये सरकारी कामों के लिए होते हैं। फिशिंग एक ब्लू हैकर भी होता है जो ना तो व्हाइट में होता है ना तो ब्लू में होता है, दोनों भी मतलब कि ना ब्लैक में होता है। फिशिंग साइबर अपराध फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल आईडी या मैसेज भेजते हैं और किसी प्रतिष्ठित कंपनी, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग आदि के मिलते जुलते रहते हैं, इससे फिशिंग बोलते हैं। किसी के पास ईमेल भेजना ताकि अपनी निजी जानकारी दे और उसका नुकसान हो सके। की लॉ की लॉगर्स अपने लॉगिन पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने से लिए आपसी पीसी या आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज को की लॉग्स रिकॉर्ड करता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी नकली सॉफ्टवेयर तैयार कर सस्ते दामों में बेचना सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है। ट्रोजन हॉर्स होता है। ट्रोजन हॉर्स देखिए ये एक अधिकृत अंधकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे अधिकृत प्रोग्राम हो और उपयोग को अवैध प्रोग्राम के रूप में धोखा देकर कंप्यूटर में प्रवेश कराता है। वेब कुकीज, हाँ, वेब जैकिंग देखिए, वेब जैकिंग साइबर अपराध किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है। आपने कभी सुना होगा कि किसी सर्वर का, जैसे कि RWA का चाहे कोई हो, तो उसने उनका हैक कर लिया और बोला कि अगर हैक नहीं हटाना तो भाई इतना पैसे दो तो मैं हैक हटा दूंगा। ऑनलाइन जुआ, इस अपराध में जुआ खेलने की सुविधा कंप्यूटर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। ऑनलाइन जुआ। ईमेल ईमेल स्पूफिंग नौकरी या व्यवसाय देने के बहाने पैसे की मांग या लूट। पोर्नोग्राफी ऐसा अपराध जिसमें यौन क्रियाएं दिखाकर यौन का उत्तेजना
द्वारा पीड़ित से गलत काम कराया जाता है और अश्लील लेखन, अश्लील चित्र, अश्लील वेबसाइट और ब्लू फिल्म इत्यादि पोर्नोग्राफी कहलाती है। डेटा डिडलिंग डिडलिंग का अर्थ है ऐठा या तोड़ मरोड़ करना, जिसमें कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस करने हेतु पहले उसे बदल दिया जाता है। जैसे ही प्रोसेस हो जाता है फिर डेटा मूल रूप में आ जाता है। रैनसमवेयर एक प्रकार की फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसके तहत इसे इस तरह से बनाया जाता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सभी फाइलों को अनक्रिप्ट करते हुए फिरौती मांगने लगता है। मतलब कि अगर आपका कोई फाइल है वहाँ पे कोई लग उसको खोलेंगे तो वहाँ पे आपसे एक वेबसाइट खुल जाएगा और उसमें पैसा मांगेगा। पहले तो आपको पैसा देना पड़ेगा तब वो वेबसाइट खुलेगा। ऐसा कहता है। क्रेकर ये कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर प्रणाली को तोड़ने के निपुण होता है। साइबर पंक्स या क्रिप्टोग्राफी के विशेषज्ञ होते हैं। फिकर्स या सूचना प्रसारण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। रूर किट ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर या कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टूल किट, किसी मुद्दे की जानकारी देने से उसे जुड़े कदम उठाने या भड़काने के लिए दिए गए सुझावों को या डॉक्यूमेंट टूल किट कहलाता है। स्टेनोग्राफी किसी डेटा, ऑडियो और वीडियो फाइल को किसी दूसरी डेटा, ऑडियो, वीडियो फाइल में छुपाना या स्टेगनोग्राफी कहलाता है। प्रमाणीकरण आप किसी आप क्रेडेंशियल या आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति देता है और यह कार्य प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। एन्क्रिप्शन या कूट लेखन या गुड़ लेखन की सुरक्षा विधि है जो किसी भी डेटा को एक ऐसी कोड या फिर में बदलता है जो केवल उन्हीं लोगों द्वारा पढ़ा है जिनके पास वो कुंजी या पासवर्ड है। विविध पासवर्ड तोड़ने के लिए हैकर प्रयोग करते हैं क्रैकर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहते हैं मैक्रो वायरस। फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में पाए जाने वाला वायरस को बूटिंग के द्वारा मास्टर फाइल में पहुंचाया जाता है बूट वायरस। कमांड से निकलने वाला वायरस होता है ले हार्ड वायरस। पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन था। किस प्रकार का वायरस एक्से फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित करता है, उन्हें इन्फेक्टेड एक्से फाइल या अन्य एक्से फाइलों का हमला करके उसे संक्रमित कर देता है। इसे पैरासिटिक वायरस कहते हैं। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं पुनरावृत्ति के लिए किसी युक्ति का प्रयोग किया जाता है स्पॉन, तो क्या बोलते हैं स्पॉन। भारत में बिजली क्षेत्र पर रेड इको नामक चीनी समूह द्वारा मेलवेयर अटैक या बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट स्टोन पांडा नामक हैकर समूह का हमला। अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचनाओं में सोलर डीवर नामक साइबर अटैक। रेड इको या लाइट चलेगी यार सेडोपो नामक मेलवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम सोशल नेटवर्क शब्द का प्रयोग जे बोनार्ड द्वारा किया गया था। विश्व का सबसे पहला सोशल मीडिया नेटवर्क 1997 में लॉन्च हुआ जिसका नाम 6 डिग्रीज था। इसको एड्रयूज वैनरिच ने शुरू किया था। 1997 में शुरू किया था जिसका नाम 6 डिग्रीज था, जिसको एड्रयूज वैनरिच ने शुरू किया था, इसलिए इसे सोशल मीडिया का जनक कहा जाता है। एंड्रयूज वैनरिच को सोशल मीडिया का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है भैया 30 जून को सोशल मीडिया डे मनाते हैं। 2010 से प्रारंभ किया गया था सोशल मीडिया डे। पहला आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रेंडस्टर था। पहला व्यावसायिक केंद्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन था। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट 2000 में लागू हुआ था। प्रमोद महाजन द्वारा पेश किया था। 9 मई को राष्ट्रपति आर के नारायण द्वारा स्वीकृति किया था और 17 अक्टूबर को लागू हो गया था। धारा 66 आपत्तिजनक, झूठी व धमकी भरी जानकारी प्रकाशित करना, इससे लगता है धारा 66 है। धारा 69 किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना सार्वजनिक पहुंच के अवरोध के लिए निर्देश जानकारी प्रदान करना था। नोट 29 जून 2020 को टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। 24 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने 43 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। 14 जनवरी 2020 को फिर से भारत सरकार ने 54 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में सरकार को फोन टैप का अधिकार है। प्रमुख सोशल वेबसाइट
आप ये फेसबुक फेसबुक 4 फरवरी 2004 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। स्थापक जो थे मार्क जुगरबर्ग थे, सीईओ मार्क जुगरबर्ग। 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष, अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। गूगल, देखिए, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, 4 सितंबर 1998 को शुरू हुआ था। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। संस्थापक सर्गे ब्रिन और लैरी पेज थे। सुंदर पिचाई इस समय भारत मूल के सीईओ हैं और दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल। नेक्स्ट है यूट्यूब। 14 जनवरी 2005 को कैलिफोर्निया यूएसए। संस्थापक स्टीव चैन, चार्ड हार्ले और जावेद कीरम क्या है, यूट्यूब के संस्थापक थे। और सीईओ इसमें है नील मोहन है यूट्यूब के। इसके इसे गूगल के नवंबर 2006 में 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। इसे गूगल ने खरीद लिया, 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट। 4 अप्रैल 1975, रेडमंड, वाशिंगटन यूएसए। बिल गेट्स और पॉल एलन। सीईओ सत्य नडेला। सीईओ कौन है? सत्य नडेला जी। नेक्स्ट है एप्पल। स्थापना 1 अप्रैल 1976 को। एप्पल का स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1976 को। संस्थापक स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वेन और स्टीव बोजनियाक। मुख्यालय कैलिफोर्निया में और सीईओ जो है टिम कुक है। व्हाट्सएप 24 अप्रैल 2009 को स्थापना हुआ था। जॉन कॉम, ब्रायन एक्टन, कैलिफोर्निया यूएसए। और सीईओ है बेल कैथकार्ट है। 2014 में व्हाट्सएप का अधिकरण फेसबुक ने कर लिया था। ट्विटर 21 मार्च 2006, जैक डोर्सी, नोवा क्लास, ब्रिज स्टोन और इवान विल्सन। मुख्यालय ट्विटर का है कैलिफोर्निया में और सीईओ जो है लिंडा याकारिनो। 2022 में एलन मस्क द्वारा इसे खरीद लिया गया। 2023 में इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया, रखा गया। लिंक्ड इन 2002। रेड हाफमैन 5 मई 2023 को लॉन्च किया गया। मुख्यालय कैलिफोर्निया और सीईओ ब्रायन रोसलिंकी है। विश्व में सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त नेटवर्क है ये। स्नैपचैट वर्ष 2011 में। संस्थापक इवान स्पीगल, बॉबी मर्फी और रेगी ब्राउन है। सीईओ इवान स्पीगल है और कैलिफोर्निया यूएस में इसका मुख्यालय है। टेलीग्राम जो मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ और ये है अगस्त 2023 में इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। संस्थापक पावेल दुरोव है और सीईओ है पावेल दुरोव। टिकटॉक सितंबर 2016 में। झांग मिंग यिमिंग और मुख्यालय लॉस एंजलिस अथवा सिंगापुर में। और सीईओ सूजी च्यूजी हैं। अभी समय आईटी कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वर्ष 1967 में। और संस्थापक जेआरडी टाटा। मुख्यालय मुंबई में। सीईओ इसमें के कृतिवासन है। नोट फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री फकीर चंद्र कोहली हैं। माफ कीजिएगा, फकीर चंद्र कोहली है आईटी इंडस्ट्री के संस्थापक, फादर ऑफ फकीर चंद्र कोहली। अब फर्स्ट टीसीएस के सीईओ हैं। इन्फोसिस 1981। मुख्यालय बेंगलुरु में है। लंगूर कहीं जा रहा था, बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में है मुख्यालय। नेक्स्ट है, कहाँ गायब हो गया यार?
संस्थापक एन नारायण मूर्ति और सीओ सलील परेख जी हैं इस समय आपके इन्फोसिस के। विप्रो 29 दिसंबर 1945 को, मुख्यालय बेंगलुरु, संस्थापक अजीम प्रेम जी और सीईओ श्रीनिवास पिल्ले। सोशल मीडिया से जुड़ी शब्दावली। मेलवेयर, द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर या किसी पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी सैन लगाने के लिए किया जाता है। फिशिंग, ऐसा कार्य जिसमें यूजर का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का विवरण जैसी विभिन्न जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया जाता है। ट्रोजन हाउस, इसका इस्तेमाल हैकर किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए कर सकता है और दूसरे वायरस और वर्कर्स की तरह नकल नहीं कर सकता। स्पैम टैप, इसमें ईमेल एड्रेस जिनका प्रयोग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं बल्कि लिस्ट ऑपरेटर द्वारा उनके प्रशंसकों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो ईमेल सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मेलवेयर जो अन्य प्रोग्राम से जुड़ा जाता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार अपने सिस्टम को चलाने के बाद उसकी प्रतिकृति बना सकता है और फैल सकता है। यह हानिकारक होता है और डेटा नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम को भी धीमा कर सकता है। प्रमुख वायरस, आई लव यू वायरस वर्ष 2000 में ईमेल के माध्यम से फैला, जिसे विश्व भर में लाखों कंप्यूटर संक्रमित कर दिया गया था आई लव यू वायरस ने। हालांकि मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। मेलिशा, ये एक मैक्रो वायरस है। मैक्रो वायरस है जो वर्ष 1999 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स दस्तावेज के माध्यम से फैल गया था। कॉन्स्टिगर, ये माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम विंडोज सिस्टम को लक्षित करने वाला एक वर्म था जो 2008 में व्यापक तरह में फैल गया था। माइडोम, ये वर्ष 2004 में एक वर्म जो ईमेल और पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग के माध्यम से फैल गया था। नेक्स्ट है विविध बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी। भारत में आंतरिक सुरक्षा जांच में एकीकृत पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और धोखाधड़ी कम करने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी। रिएक्शन, यूट्यूब ने वर्ष 2016 में शुरू किया संदेशों को भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए लाइक बटन पर एक विस्तार है रिएक्शन, कि भैया रिएक्शन दे दो। सर लोग बोलते हैं ना, फेसबुक पे किया गया था कि रिएक्शन दे दो। भाई मैंने मोटी बुक देख रहा हूँ ना जब मेरे हाथ में, ये ख़त्म होने वाली है, बस कंप्यूटर बचा हुआ है, तो भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सही बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन सफल हो गया। कोई बात, हालांकि बुक तो मैंने बहुत खत्म की है, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है ये बुक ख़त्म करके। नेक्स्ट है मीम, एक छवि या वीडियो जो किसी विशिष्ट दर्शक वर्ग के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ज़्यादातर मीम कैप्शन वाली तस्वीरें होती है जिनका उद्देश्य हास्य उत्पन्न करना होता है, हालांकि कई वायरल वीडियो मीम भी है। इन्फ्लुएंसर या उन लोगों के लिए होता है जिनके पास सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं। माइक्रो ब्लॉगर्स एक छोटा ब्लॉग पोस्ट है जिसमें त्वरित और आमतौर पर सीधे दर्शकों के साथ बातचीत के लिए डिजाइन किया गया है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके साझा किया जाता है। ट्रेडिंग, सोशल मीडिया के किसी खास समय के लिए लोकप्रिय हो रहे वीडियो और हैशटैग या कीवर्ड को दर्शाता है जो वर्तमान में चर्चा का विषय है। हैशटैग, इसका उपयोग करके आप अपनी सामग्री को व्यवस्थित कर सकते हैं और बाद में आसानी से खोज सकते हैं। वायरल, इसका अर्थ है कि कोई पोस्ट, वीडियो या संदेश बहुत तेजी से और व्यापक रूप से लोकप्रिय हो रहा है। साइबर आतंकवाद कंप्यूटर प्रणाली पर हमला करने, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, जिसे डिजिटल आतंकवाद भी कहता है या साइबर अपराध है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा F66F साइबर आतंकवाद से जुड़ी हुई है। लीटस, ट्विटर ने वर्ष 2021 में लीटस नामक एक फीचर पेश किया जो इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट की तरह होता है। यह उपयोगकर्ताओं को अस्थायी रूप से तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं जो 24 घंटे के बाद गायब हो जाती हैं। फायरवॉल, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। चैटी पीपुल्स, यह फेसबुक ग्राहक चैटी पीपुल जैसे चैट बॉट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो फेसबुक के साथ एकीकृत है और विशेष ऑफर या ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकता है। करंट क्यूरेशन का अर्थ है सोशल मीडिया के विभिन्न स्रोतों की प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री को चुनना और व्यवस्थित करना और फिर से अपनी दर्शकों के साथ साझा करना। वेरीफाइड अकाउंट, ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दर्शाता है कि अकाउंट किसी सार्वजनिक, व्यक्तिगत या सेलिब्रिटी, संगठन या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति का इसे प्लेटफॉर्म द्वारा
प्रमाणित किया गया कि हाँ ये व्यक्ति है भाई। ठीक है, एक दिन हम लोगों का भी वेरीफाइड हो जाएगा, हालांकि अभी इतना तो है नहीं, लेकिन हो जाएगा यार, कोई बात नहीं। तो बस इतना ही, अब हम लोग आगे इसके बढ़ते हैं, और आगे हम लोग का होने वाला है क्या, कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग का होगा कंप्यूटर, जो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर हम लोग का होगा लास्ट चैप्टर। और हमको कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कंप्यूटर ख़त्म ही कर देंगे। रात में कितने बज गया भैया, बजने वाला है 2:30। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24, 24 पेज का है कंप्यूटर, जो हम लोग 12 पेज कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे, कोई बात नहीं भाई। तो बस आज की वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ प्लीज़ एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और अपना टाइम वेस्ट करके, मतलब हर चीज़, मतलब अपना साइड रख के, नींद प्यास भूख, मैंने खाना भी नहीं खाया, सब कुछ साइड रख के मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस मंथ कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यार। मैंने कहा था कि 2 महीने में, 2 महीने लगेंगे, 1.5 महीने में खत्म कर दूंगा, तो खत्म कर रहा हूँ। तो बस आज के इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे।